हाँ, तो हमें इस आपके 5th सेम में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है ना? तो जिसका कोर्स 16/15/501 है, जैसे कि आप जानती होंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट यूनिट जो है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होती है। डायरेक्ट स्ट्रेस तो हम लोग पहले से भी जानते होंगे कि स्ट्रेस जो भी टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। किसी भी जैसे यहाँ पे जो लोड लगता हुआ दिख रहा है, ये लोड लग रहा है ऐसे, ये लोड है ना? तो इन दोनों लोड की वजह से ये कंप्रेस हो रहा है ना, ये कंप्रेस हो रहा है। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक है ना? तो अगर ये अपोजिट ऐसे लगता होता तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो डेवलप होते। तो ऐसे स्ट्रेसेस को जो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं और स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो इससे जो स्ट्रेस होगा, चाहे वो कंप्रेसिव हो टेंसाइल हो, उसे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेसेस बोलेंगे। ठीक है, जो कि एकदम एक्सिस से होके जाएगा। डायरेक्ट बोलने का एक सेंस है, क्योंकि अदर एक दूसरे टर्म में एक बेंडिंग स्ट्रेस है, जिसे हमें समझाना है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस से भी कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली एक लोड लगा जो इसे कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ। ठीक है, लेकिन ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से होता है, तो वो इनडायरेक्ट वे में होता है, इसलिए इसे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस बोल रहे हैं और उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलेंगे, जो आगे हम लोग को भी पढ़ना है। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है सिर्फ इट इज़ एलोन प्रोड्यूस, ये मतलब सिर्फ ये तब पैदा होता है जब कोई ऐसे लोड जो है एक्सियल टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड लगेगा, तो जो स्ट्रेस पैदा होगा उसे हम लोग बोलेंगे कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस है। तो यहाँ पे जैसे पी कोई लोड लग रहा है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये अगर ए होगा, तो हम लोग का जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, जिसको सिग्मा नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं, तो सिग्मा नॉट इक्वल टू हो जाएगा लोड पर। हम लोग जानते ही हैं कि ये जो स्ट्रेस होता है वो लोड बाई एरिया होगा, है ना? तो ये पी बाई ए हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये बेंडिंग स्ट्रेस क्या है। डायरेक्ट स्ट्रेस समझ गए हैं कि जो एक्सियल लोड अप्लाई होगा, उससे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो उसे हम लोग, चाहे वो टेंसाइल हो कंप्रेसिव हो, उसे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट बस समझाने की कोशिश की गई है कि फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है। तो आपको यहाँ पे दिखता होगा कि ये कोई यहाँ पे ये जो है कोई बीम का एक पोर्शन है, ये जो है ना, यहाँ पे ये बीम का एक पोर्शन है जिस पे ये दो मोमेंट लग रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में, और एक ये इस डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है, तो उसकी वजह से वो बेंड होगा। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये कंप्रेस होगा, और इधर वाला ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप, वो फटना चाहेगा, क्रैक होना चाहेगा, है ना? तो जब ये बेंड होके इस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है कि कंप्रेस हो गया, इधर वाला ये जो है वो इलोंगेटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, ये कंप्रेसिव, लेकिन ये यहाँ पे कोई डायरेक्ट लोड अप्लाई नहीं हुआ, कोई एक्सियली कोई लोड अप्लाई नहीं हुआ, है ना? तो इसलिए हम उस लोड को जो डायरेक्टली ये हो रहा था, वहाँ पे अप्लाई हो रहा था एक्सिस के थ्रू, उसे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस बोलें। और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वजह से, कोई बेंडिंग मोमेंट लग रहा था ना, उसकी वजह से ये बेंड हुआ, और उसकी वजह से यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे, जो कि आप लोग पढ़े होंगे पिछले पिछले सेम में, मॉस में रहा होगा आप लोगों को ये टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका जो है बेंडिंग इक्वेशन से, ये आपका एम बाई आई, ये जो एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, ये बेंडिंग इक्वेशन है ना? बेंडिंग इक्वेशन है, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे, पिछले सेम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जिसमें एम है कि जितना मोमेंट इस पर वर्क किया, जितना बेंडिंग मोमेंट, आई कि जिस सेक्शन के बारे में हम लोग को जानना है ना, तो उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस सेक्शन पे ये मोमेंट लग रहा है, जिसके बारे में हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सिग्मा जो है ये बेंडिंग स्ट्रेस है, और वाई जो है आपके, वाई को समझने के लिए देखिए, जैसे ये दिखा रहा है आपका कि ये बीम का एक पोर्शन है,
तो ये उसका न्यूट्रल एक्सिस है, बीच वाला एक्सिस है। जैसे ये बेंडिंग होता है, बेंड होता है ना, तो ऊपर में टेंसाइल, ऊपर में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है और नीचे में टेंसाइल होता है, ठीक है। लेकिन बीच का जो पोर्शन होता है वो फ्री होता है स्ट्रेस से। ऊपर में कंप्रेस होता है, धीरे धीरे कंप्रेस कम होते होते नीचे बीच में कोई कंप्रेशन नहीं होता। उसके बाद फिर टेंसाइल 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 और सबसे एक्सट्रीम में सबसे ज़्यादा टेंसाइल होता है ना। तो बीच वाला पोर्शन ऐसा होता है कि ना उसमें कंप्रेसिव होता है ना टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, वो न्यूट्रल आ जाता है। इसलिए हम न्यूट्रल, इसको दिखता भी होगा कि एन और एन से इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रल एक्सिस एन एन, ठीक है। तो एन एन यहाँ पर दिखता होगा, बेंड होने के बाद भी एन एन दिख रहा है बीच का पोर्शन, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस से जितनी दूरी पे जिस अदर इस पूरे बीम का वो पोर्शन न्यूट्रल एक्सिस से जितने दूर होगा उस दूरी को हम लोग वाई बोलेंगे। मान लो कि हम लोग जानना है कि ये एकदम एक्सट्रीम डिस्टेंस पे नीचे में यहाँ पे क्या बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल होगा, नेचर उसका टेंसाइल होगा, तो वहाँ पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग वाई यूज़ करेंगे न्यूट्रल एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी। और कोई और अंदर के पॉइंट के जो पोर्शन के बारे में जानना होगा तो वहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस की जो दूरी है उसे वाई बोलेंगे, है ना, ठीक है। वो जो भी दूरी हो सकती है वहाँ न्यूट्रल एक्सिस से उस जगह की दूरी जहाँ पे हमें स्ट्रेस जानना है वो आपका वाई होगा, ठीक है। ई बाई आर जो है अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, वो बेंडिंग इक्वेशन का पार्ट है ना। अभी हम लोग इतना में ही यूज़ करेंगे, एम बाई आई इक्वल सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा एम बाई आई इंटू वाई, ठीक है। ये बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगा। इसमें एम समझ गए हैं कि जितना बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, आई जिस सेक्शन पर निकालना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई जो है न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, जिस जगह पे आप स्ट्रेस जानना चाह रहे हैं, एकदम ऊपर में चाह रहे हैं या उससे थोड़ा सा नीचे, और जितनी भी दूरी न्यूट्रल एक्सिस से जितने दूर पे आप जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुई होगी, तो वो दूरी वाई है। ये आप पढ़े होंगे मॉस में, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत थी तो मैंने बता दिया, है ना, ठीक है। वाई दिखता होगा यहाँ पे आप लोग को कि ये इस दूरी को इसने वाई बोला है कि मान लो कि ई एफ पॉइंट पे हमको जानना है कि यहाँ पे क्या बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये जो दूरी होगी उसको वहाँ पे नोट करेंगे वाई की जगह पे, है ना। अब मान लो हम लोग को ये बी डी की जगह पे हम लोग को मेज़र करना है कि यहाँ पे क्या बेंडिंग स्ट्रेस होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस से इस बी डी की जो दूरी होगी वो हम लोग वाई की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस आप लोग सब समझ गए होंगे कि ये कोई एक्सियली लोड अप्लाई होगा और डायरेक्ट कोई स्ट्रेस जो उसमें डेवलप होता है, तो वो डायरेक्ट, वो चाहे कंप्रेसिव भी हो सकता है और वो टेंसाइल भी हो सकता है, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस हुआ। लेकिन डायरेक्ट कोई किसी एक्सियल लोड के अलावा कोई बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होने की वजह से ये बेंड होता है और उसके अंदर भी कंप्रेसिव या टेंसाइल, है ना, या एक साथ दोनों ऊपर में कंप्रेसिव नीचे में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती हैं, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे, और जिसका हम लोग इक्वेशन देख चुके हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसका एक एक टर्म देख चुके हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है। फिर है कि अब डायरेक्ट बेंडिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये अभी हम लोग डायरेक्ट भी देखें और बेंडिंग भी देखें। तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग एक साथ बोलने का क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट एंड बेंडिंग एक साथ बोलने का मतलब हुआ कि जब डायरेक्ट स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक जनरली जो केस हो जाता है वो कॉलम में देखने को मिला है। जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये एक जो है ये एक कॉलम है ना, ये एक कॉलम है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें कोई पी लोड लग रहा है जो एक्सियली नहीं है, एक्सिस से थोड़ा हट के है, तो जितनी दूरी पे है उसको ई से डिनोट किया गया है। ई मतलब एसेंट्रिसिटी, एक्सिस से सेंटर से, एक्सिस क्या मतलब हुआ कि इस पूरे से कॉलम का एक्सियल ये जो ये है मतलब एक्सिस है वो सेंट्रल एक्सिस है, तो इसके सेंटर से कितने दूरी पे वो लग रहा है तो उसको ई से डिनोट करते हैं। ये जो दिख रहा होगा आपको ये ई है ना, ई दूरी को ई डिनोट किया गया, पी जो है लोड है अपना, ठीक है। तो ये जो है लोड जो एक्सिस से थोड़ा हट के है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस तो ऐसे भी डेवलप मतलब लोड है, ये तो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेसेस तो डेवलप होने ही चाहिए, लेकिन ये एक्सियली नहीं है,
है ना। लेकिन हम लोग को दिख रहा है कि ये लोड जो है कुछ ना कुछ डायरेक्ट स्ट्रेस तो डेवलप करेगा ही, क्योंकि ऐसे लग रहा है ऊपर से, तो इसके अंदर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो और ये लोड जो है ये चूँकि मतलब एसेंट्रिक है, इस एक्सिस से कुछ दूरी पे है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट भी पैदा कर रहा है, जो कि पी इंटू ई के बराबर होगा। पी लोड है, ई डिस्टेंस है। ठीक है। तो अब जो है इस एक्सिस के अबाउट जो है, इस एक्सिस के अबाउट जो है ये लोड मोमेंट भी लगा रहा है। ठीक है। तो चूँकि मोमेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो फिर इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो है डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों होंगी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं अच्छे से कि अज्यूम करते हैं कि ये पी तो लग ही रहा था, एक पी इधर से नीचे लगता हुआ अज्यूम कर लेते हैं, वहीं पे एक पी इधर से ऊपर लगता हुआ अज्यूम कर लेते हैं। तो ये दो पी मिलके तो नलीफाई हो जाएगा, बचा यही रहेगा। अब इसको यूँ समझो कि एक जो ऊपर वाला पी है इसको तोड़ देते हैं, इसको दो पार्ट में, इस पूरे सिचुएशन को दो पार्ट में लिखते हैं। एक में सिर्फ ऊपर वाला पी ये जो है ये लिए हैं, और दूसरा सिचुएशन में एक ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला ले रहे हैं। ठीक है। तो इनके वजह से पी इधर से तो एक मोमेंट पी इंटू ई के बराबर लगेगा, और इसके वजह से ये एक्सियल लोड लग रहा है ना, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस पैदा करेगा इस किसी भी सेक्शन पे पी बाई ए के बराबर का स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस बनाएगा, क्योंकि ये एक्सियल ही लग रहा है ना। और ये जो है मोमेंट पैदा करेगा एम इक्वल टू पी इंटू ई के बराबर। तो इसके वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, और उसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ठीक है। तो ये समझने के लिए है कि एक जो एक्सियल लोड है किस तरह से, मतलब वो हो, ऐसा हम लोग एज्यूम देख लेते हैं कि ऐसा समझने के लिए है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो करता है, डायरेक्ट स्ट्रेस भी करेगा और बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख भी गया कि हाँ, कि इस तरह से अगर सोचा जाए तो हाँ सही बात है कि वो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों अप्लाई करता है। ठीक है। कोई जो एक्सियल सेंट्रिक लोड है जो अपने एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेस पैदा करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑल्सो ए बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल लोड भी और बेंडिंग मोमेंट दोनों पैदा करेगा, तो वो बहुत डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस वो पैदा करेगा। ठीक है। जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ये एक्सियल तो नहीं था, ये एसेंट्रिक था, लेकिन इसकी एसेंट्रिसिटी की वजह से ये एक्सियली भी दिख रहा है और ये मोमेंट भी पैदा कर रहा है। ठीक है। जो कि हम लोग ये यहाँ पे डी वाले फिगर के साथ समझ गए हम लोग, डी और सी के वाले फिगर के साथ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एसेंट्रिक लोड किसको कहते हैं। एसेंट्रिक लोड जो अभी बात हो ही रहा था कि जो कि सेंट्रल एक्सिस से होकर पास नहीं करे, उसे हम लोग एसेंट्रिक लोड बोलेंगे, है ना। और जितनी दूरी से पास करेगा उसे हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलेंगे। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ए लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट कॉन्साइड, मतलब कॉन्साइड नहीं करता है उसके एक्सिस से विद द एक्सिस द कॉलम, तो उसे हम एसेंट्रिक लोड बोलेंगे। मतलब कोई कॉलम जो होता है ना, उसका एक्सिस को ना ये उसका कॉलम या स्ट्रट उसका एक्सिस ये है, इससे अगर पास नहीं कर रहा है इसके सेंट्रल एक्सिस से, तो इसे हम लोग एसेंट्रिक बोलेंगे, और इससे ही पास कर रहा है तो हम लोग सेंट्रिक बोलेंगे। ठीक है ना। और एक एसेंट्रिक लोड जो है वो डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेस पैदा करता है, ये बात लिखा हुआ है, जो हम लोग पीछे देखे भी हैं। और फाइनल स्ट्रेस जानने के लिए हम लोग दोनों स्ट्रेस को जोड़ देंगे, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है बेंडिंग स्ट्रेस है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है, एक ये कॉलम है ना, जिसका सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है। ये अपना एक कॉलम है, ये वाला है ना, इसका नीचे सेक्शन दिखाया हुआ है, टॉप व्यू मतलब वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है। और इसमें कोई पी लोड लगता हुआ यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, ये पी ई दूरी पे है यहाँ से, तो ये जो है एक मोमेंट पैदा करेगा। वो मोमेंट कितना होगा, वो मोमेंट होगा पी इंटू ई के बराबर। ठीक है। और ये लोड जो है डायरेक्ट स्ट्रेस भी पैदा करेगा, जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस होगा पी बाई ए के बराबर। और ठीक है। और इसका जो एरिया है वो बी इंटू डी तो दिख ही रहा है हम लोगों को। अब इसका बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, एम बाई आई इंटू वाई। ठीक है। तो आज यहाँ पे एम हम लोग का निकल ही चुका है कि क्या है, पी इंटू ई है। तो देखिए आगे हम लिखा होगा बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में भी।
हाँ देखिए बेंडिंग स्ट्रेस ये लिखा हुआ है कि ये हम लोग का एम बाई आई इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या है, एम जो हम लोग का पी इंटू ई के बराबर है, आई क्या है डी बी क्यू बाई 12। अक्सर आप लोग बी डी क्यू बाई 12 देखते हैं, यहाँ पे डी बी क्यू बाई 12 लिखा हुआ है, वो क्यों है वो भी देख लेते हैं हम लोग। कि जब ये सेक्शन जो देखेंगे हम लोग, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है हम लोग, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट, है ना। जनरली जो है जो बी डी क्यू बाई 12 होता है वो इस एक्सिस के अबाउट होता है, बी एक्सिस के पैरेलल होता है तो बी डी क्यू बाई 12। अभी जो है हम लोग इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसमें डी पैरेलल है इसके, है ना। ये जो ये वाला ये बी है और इधर ये वाला डी होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट होगा डी बी क्यू बाई 12। ठीक है ना, हम लोग इस एक्सिस के अबाउट भी निकालना है ना। लोड जो एसेंट्रिक है वो इस एक्सिस के अबाउट है, यहाँ पे कहीं पे लोड लग रहा है, जो कि आप लोग दिख रहा है लोड है ना, इधर इस एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिक है। ठीक है, तो एम जो ये आई जो हो गया आपका बी डी क्यू, सॉरी आई जो हो गया आपका हाँ यहाँ पे सिग्मा बी का जो फार्मूला हम लोग को पता ही है कि बाई आई इंटू वाई, और आई जो है जहाँ पे डी बी क्यू बाई 12 है। ठीक है, तो सिग्मा बी हो जाएगा एम बाई आई के जगह पे डी बी का 12 बाई 12, और ये वाई के जगह पे वाई लिखा हुआ है ना। तो इसको फिर 12 को जो ऊपर गया तो ये ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। तो जहाँ पे अभी देखो वाई क्या लिखना है, एम के जगह पे हम लोग लिखेंगे पी इंटू ई, और वाई की जगह पे क्या लिखेंगे वो देखने के लिए हम लोग को फिर से फिगर पे जाना होगा, है ना। तो हम लोग देखो वाई के लिए क्या लिखना होगा, जैसे लोड यहाँ पे लग रहा है ना हम लोग का पी, जो यहाँ पे टॉप इस व्यू में दिख रहा है कि ऐसे, तो यहाँ पे लग रहा है हम लोग का। तो वाई होता है कि एक्सिस से दूरी, तो हम लोग का इंटरेस्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम दूरी, जितना दूर पे ये दूरी और ये एक्सिस ये है ना, तो उससे हम लोग वाई निकालना है। वाई ये दूरी होगी इस डायरेक्शन में, है ना, ये दूरी या इस डायरेक्शन में। तो हम लोग का स्ट्रेसेस जो है मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर पे ही इंटरेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस उधर ही होगा। इस लोड की वजह से इधर कंप्रेसिव होगा इस साइड में, और इस साइड में कंप्रेसिव होगा, इस साइड में टेंसाइल होगा। ठीक है ना, तो वाई जो है हम लोग जो लिखेंगे वो इस एक्सिस से या तो इधर की दूरी या इधर की दूरी, इस पर जिधर जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस होगा, तो वो बी बाई 2 होगी। टोटल बी है तो वो बी बाई 2 हो जाएगा। तो वाई की जगह पे हम लोग बी बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, तो सिग्मा बी जो अब तक लास्ट टाइम हुआ था वो 12 वो था अपना 12 एम इंटू डी बी क्यू था, और वाई की जगह पे बी बाई 2 इसने लिख दिया। तो वो सिंप्लीफाई करके ये हो गया, फिर उसने एम की जगह पर भी पी इंटू ई लिख दिया। ठीक है, तो अब ऐसा सिंप्लीफाई करके हो गया। तो अब इसमें बी से बी कटा होगा तो इस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, और लास्टली ऐसा डी बी स्क्वायर था ना, तो उसमें बी को बाहर ले लिया, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख दिया, तो डी इंटू बी ए होता है, ये तो ए इंटू बी हो गया। ठीक है, तो ये जो अभी निकला वो बेंडिंग स्ट्रेस है। डायरेक्ट स्ट्रेस तो हम लोग का निकला ही हुआ है पी बाई ए। तो अब हम लोग जो है टोटल स्ट्रेस के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, टोटल स्ट्रेस जानने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ेंगे तो एक बात उसमें ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है तो इसकी वजह से कंप्रेसिव लोड लग रहा है, और इस साइड जो है इसके इस साइड जो है कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो पी बाई ए जो है डायरेक्ट स्ट्रेस वो तो लग ही रहा था, और ये कंप्रेसिव जुड़ेगा, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ऑलरेडी पहले डायरेक्ट पी बाई ए लग रहा था, लेकिन इधर के हिस्से में क्या होगा कि इधर टेंसाइल है तो वो घटेगा, तो इधर स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो कम होगा, तो इसको सिग्मा मिनिमम बोलेंगे इधर जो होगा, और इधर जो होगा वो ज़्यादा होगा, ऐड होता चला जाएगा। पहले से कंप्रेसिव लग ही रहा था और बेंडिंग स्ट्रेस भी कंप्रेसिव ही हो गया इधर, लेकिन इधर के पोर्शन में क्या है, डायरेक्ट की वजह से कंप्रेसिव लग रहा था, लेकिन बेंडिंग की वजह से क्या है, टेंसाइल इधर स्ट्रेस होगा। तो इधर टेंसाइल अगर उसको पॉजिटिव ले रहे हैं कंप्रेसिव को, तो टेंसाइल को नेगेटिव लेंगे, तो इधर स्ट्रेस कम होगा, इसलिए सिग्मा मिनिमम, इधर मैक्सिमम। तो इधर जो होगा वो होगा सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, और इधर होगा सॉरी इधर सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी होगा, इधर होगा सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। तो उसको देखते हैं हम लोग, वहाँ पे भी डिराइव करके यही सब लिखा होगा। हाँ देखो,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्मा मैक्स जो होगा वो सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी होगा। तो वो दोनों जो है पी सिग्मा नॉट पी बाई ए, ये इतना जो पी बाई ए कॉमन लिया तो ये फार्मूला आ गया, ये सिग्मा मैक्स का हो गया। और सिग्मा मिनिमम क्या होगा, वो उसमें घट जाएगा, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी होगा, तो उसको भी इसने के इस फॉर्म में ले आए। सिग्मा नॉट का वैल्यू लिखा, सिग्मा बी का वैल्यू लिखा, और ये फाइनली ये आ गया। तो ये दो इक्वेशन जो हैं सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम का, ये हम लोग को खूब यूज़ होगा, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो अब इससे ये जो आया हम लोग को, इस पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो सिग्मा मिनिमम है वो ज़ीरो भी हो सकता है, ये क्योंकि सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि सिग्मा मिनिमम जो है जब ज़ीरो हो जाएगा तो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब तब सिग्मा नॉट और सिग्मा बी तब बराबर बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए सिग्मा मैक्स कितना होगा, सिग्मा मैक्स होता है सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, तो ये हो जाएगा, चूँकि अभी सिग्मा इसके इनिशियली सिग्मा नॉट और सिग्मा बी दोनों बराबर ही है, वो 2 सिग्मा नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये सिग्मा मिनिमम ज़ीरो भी हो सकता है, और ये क्योंकि कुछ से कुछ घट रहा है ना, अगर दोनों बराबर हो गया तो ज़ीरो हो गया, और अगर सिग्मा बी ही बड़ा हो गया, सिग्मा नॉट कम हो गया तो निगेटिव भी हो सकता है ना। तो चलिए इसको आगे देखते हैं और कि क्या इसमें बताया हुआ है। देखिए इसमें बताया हुआ है कि सिग्मा नॉट वी के इक्वेशन से हम लोग को जैसे दिख रहा है कि हम लोग इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर सिग्मा नॉट सिग्मा बी से बड़ा हुआ, है ना, तो जो उसमें क्योंकि मिनिमम जो स्ट्रेस होता है वो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी होता है, ये हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये अगर ज़ीरो हो गया या उससे कम हो गया तो क्या मतलब हुआ कि उधर पूरा पूरा टेंसाइल होने लगा, क्योंकि हम लोग हमेशा को कंप्रेसिव को प्लस बताते हैं, तो वो सिग्मा मैक्स के डायरेक्शन में होगा, सिग्मा मिनिमम के डायरेक्शन में उधर टेंसाइल शुरू हो जाता है। तो मतलब ऑलरेडी पहले कम डायरेक्ट स्ट्रेस तो कंप्रेसिव था, लेकिन बेंडिंग टेंसाइल है तो वो घटना शुरू होता है। लेकिन अगर सिग्मा बी जो है वो इस सिग्मा नॉट से बड़ा हो गया तो निगेटिव होगा ना, इसका मतलब फुल्ली उधर टेंसाइल हो गया शुरू, ठीक है ना। तो इसलिए ये बताया हुआ है कि अगर सिग्मा नॉट सिग्मा बी से बड़ा है तब तो बहुत अच्छा है, सब पॉजिटिव रहेगा, पूरे सेक्शन में कंप्रेसिव लोड रहेगा। लेकिन अगर जब सिग्मा नॉट और सिग्मा बी के बराबर हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि सिग्मा मिनिमम ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ टेंसाइल होना अब शुरू हो गया है ना, लगभग अभी कोई स्ट्रेस नहीं है ना, इसके बाद टेंसाइल होगा, तो तब तक जो है लेकिन कंप्रेसिव ही रहेगा, टेंसाइल तो शुरू होने के कगार पे होगा। तो ठीक है, तो ये यहाँ तक तो सेफ़ है, लेकिन इसके बाद डेंजर आ जाएगा। लेकिन सिग्मा मिनिमम, हाँ सिग्मा मिनिमम चूँकि दोनों बराबर है तो सिग्मा मिनिमम तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन सिग्मा मैक्स जो है वो 2 सिग्मा नॉट हो जाएगा, जो हम लोग बता रहे थे आपको कि वो जो पीछे जो दिखा होगा कि सिग्मा मिनिमम मैक्स जो होगा वो 2, क्योंकि दोनों बराबर हो जाता है इसलिए 2 सिग्मा नॉट हो जाएगा। ये खूब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस टाइप का, ये तीनों कंडीशन पे जो दिख रहा है। फिर है कि सिग्मा नॉट अगर सिग्मा बी से छोटा हो गया, जो कि अभी बता रहे थे कि सिग्मा बी ही बड़ा हो गया, सिग्मा नॉट छोटा हो गया, तो क्या होगा, तब एक साइड में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप शुरू होना, ये बहुत खतरनाक होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होना कंक्रीट में खास करके, तो क्रैक शुरू होगा क्योंकि वो टेंसाइल स्ट्रेस नहीं ले पाता है ना। तो ये कंडीशन काफ़ी हम लोग के लिए या सिविल इंजीनियर्स के लिए हेडेक वाला चीज़ होता है। इस पर थोड़ा आगे भी हम लोग को समझना होगा, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी हम लोग को इस पर टॉपिक पढ़ना है। अब ये समझिए कि अगर कम हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, उधर टेंसाइल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका विड्थ बता दिया है, ये कॉलम है, लंबा ऐसा है, इसका हाइट कुछ दिख रहा है, ये जहाँ पे दिख रहा है इसका टॉप व्यू दिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें बता रहा है कि इसका विड्थ जो है 200 है, 200 दिख रहा है, 150 इसका चौड़ाई है, इसका गहराई है, और इसमें 240 किलो न्यूटन का कोई लोड लग रहा है, और इसका एसेंट्रिसिटी जो यहाँ पे दिख रहा है 10 mm है, लोड से एक्सिस के बीच की दूरी 10 mm है। सब कुछ तो दिया ही हुआ है, बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एरिया निकल जाएगा उससे, है ना, और उससे पी 240 दिया ही हुआ है, ई दिया ही हुआ है कि 10 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सिग्मा मैक्स का जो फार्मूला होता है वो सिर्फ इसमें जो है मतलब जो सिर्फ पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करना है, इससे आ जाएगा। पी दिया ही हुआ है, इसमें ए दिया ही हुआ है, ई दिया ही हुआ है, बी पता ही है, सिग्मा मैक्स भी निकल जाएगा, सिग्मा मिनिमम भी निकल जाएगा। तो अब देखो इसमें से इसका जो सिग्मा मैक्स आया है इनका 10.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब टेंसाइल, तो मैक्स तो ऐसे भी पॉजिटिव ही रहता है, मिनिमम वाले में दिक्कत होता है। तो मिनिमम जो है वो आया है 5.6, लेकिन ये भी पॉजिटिव ही आया है, मैक्स से कम है, ये 10.4 है, ये 5.6 है। तो इसको देखो, इसका स्ट्रेस डायग्राम ऐसे बनता है कि एक लाइन ऐसे खींच दिए
अब उसमें हमको बताना है कि इधर सिग्मा मैक्स है तो वो कितना है 10.4, तो ये 10.4 के बराबर से लाइन खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ सिग्मा मिनिमम है, ये कितना है 5.6 है, तो ये 5.6 के बराबर, फिर इसको ऐसे मिला देते हैं और इसके बीच में एरोज दे देते हैं, ऐसे ऊपर या नीचे इस तरह से दे देते हैं, ठीक है ना, इसको मिला देते हैं, ये चीज़ नहीं होगा, इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ये बन जाएगा। और स्टेज डायग्राम बनाइए, स्टेज डायग्राम बनाना आप लोग नहीं भूलिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछता है तो स्टेज डायग्राम के साथ बनाना चाहिए, है ना। और जो वैल्यूज़ हैं उनका यूनिट लिख देना चाहिए। तो ये था हमारा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का सिंपल केसेस कि हाँ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता कैसे एक साथ, और उसको कैसे दोनों को एड अप करते हैं ना, उसका सेंस कि किस साइड टेंसाइल होगा, टेंसाइल कब होगा, और कंप्रेसिव इधर हो रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, कैसे दोनों ऐड हो रहा है ना, उधर कैसे कम होता चला जाता है, कम होते होते जीरो हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है, टेंसाइल फुल्ली टेंसाइल हो जाता है। ये सब हम लोग को देखना था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें इसमें कुछ क्वेश्चन दे दिया है, तो वो आप लोग बना लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट ये बनाइएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग फिर अगले वीडियो में, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय बाय।